जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार व सहन नहीं थे। इसलिए सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। बाद में बाबा साहेब द्वारा यही भाषण किताब के रूप में लाया गया, जिसे आज भी देश दुनिया में खूब पढ़ा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि ये भाषण था और उसको किताब के रूप में लाया गया, इसलिए बाबा साहेब सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे अफसोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जो अध्यक्ष चुनने के लिए बंबई तक दौड़ना पड़ा। मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। मैंने महात्मा जी, गांधी जी के सिद्धांतों की भी आलोचना की है। उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं जिन पर हिंदुओं को काफ़ी श्रद्धा व सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वे मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से ये सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। शास्त्रों के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। वर्ण नाम ब्राह्मणों गुरु, यह शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए यह मंडल जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की बिल्कुल आज्ञा नहीं देते कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर अपना गुरु मान लें कि वह बहुत पढ़ा लिखा व योग्य है। यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने बहुत स्पष्ट कही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। संत रामदास ने मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पुस्तक दासबोध में एक जगह हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या तुम किसी अंतज्ञ अछूत को इसलिए गुरु मान सकते हो कि वह विद्वान है, और वह स्वयं ही उत्तर देता है, अब यह तो मंडल ही जानता है कि वह बंबई क्यों दौड़ आया और क्यों उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हिंदुओं के विचार में इतना विरोधी हो और उन्हें इतना झुकना पड़ा कि एक अछूत का चुनाव कर उससे सवर्ण हिंदुओं की सभा में संबोधन करवाना पड़ा। मैं अपने बारे में आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूँ कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी इच्छा के खिलाफ और अपने बहुत अछूत साथियों की इच्छा के खिलाफ स्वीकार किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं उन्हें हरगिज स्वीकार्य नहीं हूँ। वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैंने यह सब जानते हुए जानबूझकर हमेशा अपने को उनसे अलग रखा और अपने विचारों का प्रचार अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर ही करता रहा, जिसके कारण पहले ही काफ़ी नाराजगी पैदा हो चुकी है और वे अधिक छटपटा रहे हैं। मेरी यह बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके सामने वह कुछ कहूँ जो मैं उनके पीछे उनको सुनाता रहा हूँ। यदि मैं यहाँ सम्मेलन में मौजूद हूँ तो ये मेरी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि आपके चुनाव के कारण हूँ। मंडल का उद्देश्य समाज सुधार करना है। इस नेक लक्ष्य के प्रति मेरी रुचि व मेरी लगन हमेशा से रही है। इसलिए मैंने अनुभव किया है कि इस शुभ कार्य में करने के अवसर से इनकार नहीं करना चाहिए। अब यह फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि मैं जो कुछ आज कहने जा रहा हूँ वह किस प्रकार से आपकी समस्याओं, जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, उनको हल करने में सहायता करेगा। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके सामने पेश करूं। कांग्रेस बनाम समाज सुधार। भारत जैसे देश में समाज सुधार का मार्ग स्वर्ग को जाने वाले मार्ग की तरह है और यह बहुत सी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार के कार्य में सहायता करने वाले मित्र कम होते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले अधिक होते हैं। आलोचना करने वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक सुधारक और दूसरे होते हैं समाजवादी सुधारक। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता व निपुणता के बिना किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में स्थायी प्रगति संभव नहीं है, और सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगाड़ पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के ही कारण
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन की कमजोरियों के बारे में बताती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करती थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कार्य को दो अंगों की तरह मिलकर काम करती रही। दोनों का वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्दी ही ये दो पक्ष दो पार्टियों में बदल गए थे, एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि समाज सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। झगड़े और विवाद का मुद्दा यह था कि समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। 10 साल तक दोनों शक्तियों का पलड़ा बराबर रहा और लड़ाई में किसी की जीत के बिना विवाद जारी रहा। लेकिन ये बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भविष्य बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलनों में अध्यक्षता करते थे वे शिकायत करते थे और इस बात से दुखी थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति को चाहते हैं, लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन हैं। इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी और उससे सहानुभूति रखने वालों की संख्या उनसे भी अधिक होती थी। लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों की संख्या उनके मुकाबले बहुत कम थी। इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्दी ही राजनीतिज्ञों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। दोनों में दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा तो उनके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया, जिससे लोग भी उसे भूल गए। सन 1892 में मिस्टर WC बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत की अंत्येष्टि का भाषण था, यानी शोक संदेश की तरह था। यह भाषण कांग्रेस के व्यवहार का इतना सटीक उदाहरण है कि मैंने इसमें निम्नलिखित अंशों को वर्णन करने का साहस किया है। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ या उनसे सहानुभूति नहीं रखता जो ये कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इस योग्य नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते। माननीय बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों का जिस प्रकार समर्थन किया था वह मैंने ऊपर बता दिया है। उस समय अनेक ऐसे लोग थे और अब भी हैं जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देखकर खुश थे। लेकिन जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं वे पूछ सकते हैं कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात का कोई उत्तर नहीं है? क्या इससे सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो सच्चे थे? क्या इससे कोई निष्कर्ष साबित हो जाता है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है? आइए जरा दृष्टि में अछूतों के प्रति सवर्ण हिंदुओं के व्यवहारों पर विचार करें। इससे इस विषय को समझने में भी सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता था, अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी छाया किसी हिंदू पर पड़ जाने से वह उसे अपवित्र कर दे। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था ताकि हिंदू भूलकर भी उसे छूकर अपवित्र ना हो जाएं। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों की कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके चलने से जमीन पर उनके पैरों के जो निशान बनते हैं उनको उस झाड़ू से मिटाते जाएं, ताकि कोई हिंदू अछूत के पैरों के निशानों पर अपने पैर रखने से अपवित्र ना हो जाए। पूना में अछूत चाहे कहीं पर भी जाए उनको अपने गले में मिट्टी की हांडी लटकाकर चलना पड़ता था ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके।
क्योंकि जमीन पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। मैं हाल ही की कुछ घटनाओं को पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। सेंट्रल भारत में बलाई नाम की एक अछूत जाति रहती है। हिंदुओं द्वारा उन पर किए गए अत्याचार मेरी बात स्पष्ट कर देंगे। 4 जनवरी 1928, अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबार में इन जुर्मों की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कथित ऊंची जाति के सवर्ण हिंदुओं अर्थात कलोटिया, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले के कनांडिया, बिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना और लगभग 15 दूसरे गांवों के पटेल और पटवारी भी थे, उन्होंने अपने अपने गांव के बलाइयों को धमकी दी कि यदि तुम हमारे सहारे जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी ये आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। पहली आज्ञा, बलाई जाति के लोग सुनहरा गोटा की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। दूसरी, वे रंगीन या सुंदर किनारे वाली फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे। तीसरी, वे किसी हिंदू की मौत की खबर उसके कितने ही दूर रिश्तेदारों को जरूर पहुंचाएंगे। चौथी, वे सभी हिंदुओं के विवाह समारोह में बारात के आगे आगे बाजा बजाते हुए चलेंगे। पांचवी, बलाई स्त्रियां सोने चांदी के गहने व सुंदर गोटे के और फैशनदार कपड़े भी नहीं पहनेंगी। छठी, बलाई औरतें हिंदू औरतों के बच्चों के जन्म के समय प्रसूति में उनकी सेवा करेंगी। सातवीं, बलाई लोग हिंदुओं की सेवा करने की एवज में कोई मेहनताना नहीं मांगेंगे तथा हिंदू उन्हें अपनी इच्छा से वे जो कुछ भी देंगे उसे स्वीकार कर संतुष्ट हो जाएंगे। और आठवीं आज्ञा थी, यदि बलाई लोगों को यह शर्त स्वीकार नहीं हो तो वे गांव छोड़कर निकल जाएं। बलाइयों ने इन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया तो हिंदुओं ने उनके खिलाफ सामाजिक कार्यवाही शुरू कर दी। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी भरने और अपने पशु को चराने से रोक दिया। बलाइयों को हिंदुओं की जमीन में से होकर जाने से भी मना कर दिया गया, इसलिए ताकि यदि बलाई के खेत के आसपास हिंदुओं के खेत हों तो बलाई अपने अपने खेत में नहीं जा सकें। हिंदुओं ने बलाइयों के खेतों में अपने पशु चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने इस अत्याचार के खिलाफ इंदौर दरबार में अर्जी दायर की, लेकिन उचित समय पर मदद न मिलने से उनके जुल्म जारी रहने के कारण सैकड़ों बलाई अपने बीवी बच्चों सहित उनके घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिनमें उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे। वे उस इलाके के आसपास की रियासतों जैसे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासतों के गांव में चले जाने के लिए मजबूर हो गए। उनके नए घरों में उनके साथ क्या बीती इसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। गुजरात के कविथा गांव में हुई एक घटना अभी पिछले साल ही घटी है। इस गांव के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की हाथाजोड़ी न करें। सवर्ण हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहन करना पड़ा, यह हर कोई जानता है। इसका जुर्म का वर्णन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के जुहू नामक गांव की एक अन्य घटना सुनिए। नवंबर 1935 में कुछ संपन्न अछूत परिवारों की कुछ औरतों ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग करना अपनी शान के खिलाफ और अपमान समझा। इस गुस्ताखी के लिए अछूत औरतों पर निर्दयता से हमला कर मारा पीटा गया। जयपुर के चकवाड़ा गांव से भी एक खबर मिली है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार चकवाड़ा गांव के अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य की पालना में गांव के अछूत भाइयों को प्रसादी भोज देने का प्रबंध किया। उस दिन भोज में देशी घी से पकवान बनवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लोग लाठियां लेकर वहां आ धमके और उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया। इसके साथ ही अछूतों को मारा पीटा गया। वे बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इन निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया गया? अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी और उसके मेहमानों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी। देसी घी अमीरों के लिए विलास की चीज है, लेकिन यह कोई नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक है। चकवाड़ा के सवर्ण हिंदुओं को यह सहन नहीं हुआ और सबक सिखाने के गुस्से में उन अछूतों को उनकी गलती का बदला दिया, जिन्होंने घी के व्यंजन परोसकर सवर्णों का अपमान किया। उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि सवर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खाद्य चीज है।
इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में समर्थ हो। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है। अब मैं सामाजिक सुधार के मामले में कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने में जहाँ तक संभव होगा माननीय बनर्जी का ही अनुसरण करूँगा और मैं राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं? क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? चाहे आप उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते, क्या आप उस हालत में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते? क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतने काफ़ी हैं। मैं हैरान हूँ कि माननीय बनर्जी इन सवालों का क्या जवाब देते। मुझे विश्वास है कि कोई समझदार इंसान इन सवालों का जवाब हाँ में देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मील के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, उसको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। फिर सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में हार कैसे गई, इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय समाज सुधारक लोग इस प्रकार के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ बता देना जरूरी है कि समाज सुधार के 2 अर्थ हैं। एक तो हिंदू परिवार का सुधार और दूसरा हिंदू समाज के ढांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करना। इनमें से पहले का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के विनाश से है। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसने अपना संबंध अधिकतर उच्च वर्ण के हिंदू परिवार के सुधार के साथ ही रखा था। इसमें अधिकतर ऊंचे वर्ण के शिक्षित जातियों के ही हिंदू थे जिन्हें जाति व वर्ण भेद मिटाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत का एहसास नहीं होता था तथा जिनमें आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं थी। उनका सवर्णों में विधवा विवाह या बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने की अधिक जरूरत मालूम होती थी, क्योंकि ये कुप्रथाएं उनमें प्रचलित थी और उनको दुख दे रही थी। वे पूरे हिंदू समाज की सुधार की कोशिश नहीं करते थे और उनके परिवारों के सुधार के सवाल पर ही सारा ध्यान दे रहे थे। जात पात को तोड़ने के अर्थों वाले समाज सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया, इसी कारण सामाजिक सुधार पार्टी खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि यह दलील इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार सचमुच सामाजिक सुधार को पीछे धकेलकर आगे आ गया, लेकिन इस दलील से अधिक तो नहीं, कम से कम यह लाभ तो है कि जो यह स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक सुधार दल क्यों हार गया। यह हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि जो जीत राजनीतिक सुधार पार्टी ने सामाजिक सुधार पार्टी पर हासिल की है और यह मान्यता कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार की जरूरत नहीं है, यह एक ऐसा मत है जो तभी टिका रह सकता है जब सामाजिक सुधार का अर्थ परिवार के सुधार तक सीमित हो। समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। इस बात को नकारना मुश्किल है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकारी फर्डिनेंट लेस्ले जैसे विचारक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिक संविधान बनाने वालों को सामाजिक सच्चाई और शक्तियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सन 1862 में जर्मन श्रोताओं को संबोधित करते हुए लेस्ले ने कहा था, संवैधानिक सवाल मौलिक रूप से अधिकारों के सवाल नहीं है बल्कि सत्ता के सवाल हैं। किसी देश के वास्तविक संविधान की नींव केवल उसकी शक्तिशाली दशा पर होती है जो उस देश में मौजूद हो। इसलिए राजनीतिक संविधान का महत्व और स्थिरता तभी होती है जब वे समाज में पाए जाने वाली मान्यताओं व शक्तियों को ठीक प्रकार से व्याख्या करते हैं। लेकिन गवाही के लिए प्रशिया यानी कि जर्मनी जाने की जरूरत नहीं है, हमें देश में ही इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इस सांप्रदायिक बंटवारे कम्युनल अवार्ड का क्या अर्थ है, जिनसे राजनीतिक शक्ति या अधिकारों को विभिन्न वर्गों व समाजों में खास अनुपात में बांट दिया जाता है। मेरी राय में इसका अर्थ यही है कि राजनीतिक शासन पद्धति को सामाजिक बनावट व ताने बाने का ध्यान जरूर रखना होगा। यह बंटवारा दिखाता है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भारत में सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या से गहरा संबंध है,
उन्हें संविधान तैयार करते समय सामाजिक समस्याओं को मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उपेक्षा और उसके प्रति उदासीनता दिखाने की सजा है। यह सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जो यही बताती है कि हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर देना बहुत ज़रूरी व ठीक ही था। मैं जानता हूं कि कई महानुभाव मेरे इस विचार से सहमत नहीं होंगे। यह विचार लोगों में फैल रहा है और इसे मान लेने में सुख व प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि कम्युनल अवार्ड अस्वाभाविक है और अछूतों सहित अन्य अल्पसंख्यकों और अफसरी नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठजोड़ का परिणाम है। यदि आप कहें कि कम्युनल अवार्ड कोई अच्छा परिणाम नहीं है, तो मैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में कम्युनल अवार्ड का सहारा नहीं लेना चाहता। अब जरा आयरलैंड का उदाहरण देखें। आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखलाता है। यह सभी जानते हैं कि अल्स्टर के और साउथ आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच जिस समय समझौते की बात चल रही थी, उस समय वहां के प्रतिनिधि रेडमंड ने पूरे आयरलैंड के लिए एक समान होम रूल शासन पद्धति में अल्स्टर मिलाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था, जो भी राजनीतिक सुरक्षा आपको पसंद है उन्हें मांग लो, वे सब आपको दी जाएंगी। अल्स्टर वालों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त पर तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यकों ने यहाँ भी वही ढंग अपनाया होता जो अल्स्टर ने अपनाया था, तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक इच्छाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल की तरफ से अल्स्टर के व्यवहार को मुख्य रखते हुए यह भी बिल्कुल साधारण बात है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने उन बहुसंख्यकों जिसने बहुत राजनीतिक समझदारी का सबूत नहीं दिया, उनके शासन में अधीनता को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि उनके लिए कुछ सुरक्षा का फैसला किया जाए। खैर, यह तो एक इत्तेफाक की बात थी। खास मुद्दा तो यह है कि अल्स्टर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जो उत्तर मैं दे सकता हूँ वह केवल यह है कि साउथ आयरलैंड व अल्स्टर के बीच सामाजिक समस्या थी, अर्थात रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच एक सामाजिक व जातीय समस्या थी। अल्स्टर के लोगों ने अपना उत्तर इस ढंग से तैयार किया था कि आयरलैंड का होम रूल यानी कि आज़ादी और रोम का रूल यानी कि जुल्म होगा। यह केवल एक ही बात का दूसरा ढंग है, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच जाति पाति की सामाजिक समस्या थी जो राजनीतिक समस्या को सुलझने नहीं देती थी। इस प्रमाण की सच्चाई पर भी जरूर शंका की जाएगी और यह कहा जाएगा कि यहाँ भी साम्राज्यवादियों का दिमाग काम कर रहा था, लेकिन मेरे प्रमाणों का खजाना भी खाली नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास का प्रमाण देना चाहता हूँ। यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा है वह जानता है कि रोम के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसे चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा का पद खत्म कर दिया गया तो राजा का अधिकार यानी इम्पीरियम अर्थात राजशाही शक्ति को कौंसल और पॉन्टिफेक्स और मैक्सिमस में बांट दिया गया। कौंसलों को राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस ने संभाल ली, अर्थात राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बार प्रजातंत्र शासन पद्धति ने यह नियम बनाया था कि दो कौंसलों में से एक पैट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। उसी संविधान में यह भी लिखा गया था कि पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस के अधीन पुरोहित लोगों में से आधे प्लेबियन हो गए और आधे पैट्रिशियंस। रोम के लोकतंत्र के संविधान में यह शर्तें, जिनको मैंने सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा है, क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लोग दो अलग अलग जातियां या वर्ण प्लेबियन और पैट्रिशियन में बटे हुए थे। रोम के लोकतंत्र संविधान को समाज के इन दो भागों में विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा। सारांश यह है कि राजनीतिक सुधारक चाहे किसी भी दिशा की ओर जुड़ना चाहे, वे पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहां की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपनी इस सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधानों पर प्रभाव पड़ता है और गहरा संबंध है, मैंने इसके पक्ष में जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत विशेष हैं,
लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आज़ादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आज़ादी का कारण बने। उनके कारण अमेरिका आज़ादी का युद्ध जीत गया। प्यूरिटेनिज्म ने ही अमेरिका की आज़ादी का युद्ध जीता। यह एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके थे। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक व धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। यह प्रमाणित करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी हैं कि किसी समाज की राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों, मन व बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आज़ादी बहुत जरूरी है। तो ये था कुछ अंश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया जात पात तोड़क मंडल लाहौर के लिए वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया भाषण। कुछ अंश इसलिए क्योंकि ये पूरा नहीं है। आगे का भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।